वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे। एसिड बेस और सॉल्ट का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की जो क्लास है इस क्लास के अंदर जो पिछले टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं उनसे आगे चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पीएच वैल्यूज एंड पीएच स्केल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें पीएच की कि वास्तव में पीएच क्या चीज है। तो देखिए, पीएच में पीएच जो लिखा जाता है उसमें पीएच को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। पी और उसके पावर में एच को लिखा जाता है। तो पीएच का जब हम बेसिक अगर बात करें पीएच का मतलब क्या है या पीएच का मीन क्या है, तो सिंपल सा ऐसे देखें कि पीएच जो है उसके अंदर पी जो है वो रिप्रेजेंट करता है पावर को, ठीक है। बेसिकली ये यहां पर पावर नहीं होता है, ये होता है पोटेंस, और इस पोटेंस का मीन पावर होता है। तो हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको पी को पावर बता सकते हैं हम, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको पावर लिखेंगे। एच जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ सुपर स्क्रिप्ट में एच लिखा हुआ है, इस मतलब ऊपर की तरफ पी के ऊपर की तरफ एच लिखा हुआ है। इस एच का मीन जो है वो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट जब हम बात करें तो पीएच, अगर पीएच को डिफाइन करना चाहें हम तो पीएच को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि पीएच जो है वो वास्तव में क्या लिख सकते हैं हम, द नेगेटिव लॉगरिथम, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेसिस पे बात करेंगे लेकिन यहां पर नेगेटिव लॉगरिथम आता है, तो यहां हम ऐसा लिख सकते हैं द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन लिखें या आप H प्लस भी लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज पीएच। तो सिंपल सा क्या लिख रहे हैं हम कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होगी उसके नेगेटिव लॉगरिथम जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। इसको फॉर्मूला फॉर्म में अगर लिखते हैं हम तो पीएच को क्या लिखते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। तो यहां पर हाइड्रोजन आयन जो है उसके कंसंट्रेशन को जब बता रहे हैं तो इसलिए हमने साइड में क्या लगाया है, लार्ज ब्रैकेट लगाया है। लार्ज ब्रैकेट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे माइनस लॉग लिखा है मतलब नेगेटिव लॉगरिथम है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब पीएच के बेसिस पे एक स्केल बनाया गया, मतलब अब यहां पे पीएच कैसे निकाला जाएगा, मतलब ऐसे देख सकते हैं हम कि H प्लस जो है वो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर कोई चीज H प्लस डोनेट करेगी तो वो एसिड को बताएगी, और उस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, पीएच निकालते हैं, ठीक है। अब पीएच के बेसिस पे एक स्केल बनाया, उस स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है। अब पीएच स्केल का मीन क्या है, तो सिंपल सा ऐसे देखें कि एक स्केल तैयार किया गया, ठीक है। सिंपल से बातें करें हम, एक स्केल तैयार किया गया। वो स्केल क्या करता है, कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, मतलब कोई एसिड है या बेस है, उसका पता जो लगाया जाता है वो किससे लगाया जाता है, पीएच स्केल से लगाया जाता है। तो हम सिंपल सा ऐसा लिख सकते हैं, द स्केल विच गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट एसिड और बेस। मतलब सिंपल सा ऐसे देख सकते हैं हम कि ऐसा स्केल जो क्या करता है कि जो हमारे को, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस स्केल को बनाया कैसे जाता है, तो सिंपल सा ऐसे देखें, एक इस तरीके का स्केल बनाया जाता है। ये स्केल इस तरीके का होता है।
जिसके अंदर मिड में बिल्कुल सेंटर में वैल्यू होती है 7, ठीक है। एक तरफ 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 14 तक जाएगा, ठीक है। अब ये होता है कि जब हम 0 की तरफ बढ़ते हैं तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब इस तरफ आपको एसिड मिलेंगे। 0 से लेके 7 तक अगर रेंज आता है तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। मतलब किसी भी चीज के लिए अगर हम पीएच की वैल्यू निकालें और पीएच की वैल्यू जो है वो 0 से 7 के मिड में आती है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस जिसके लिए हम पीएच निकाला है और वो पीएच 0 से 7 तक आया है, वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। अदरवाइज अगर 7 to 14 अगर रेंज आ जाती है, मतलब पीएच की वैल्यू 7 to 14 अगर आ जाती है तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाएगी तो सिंपल सा ऐसे याद रखें, 0 के आसपास की वैल्यू जो होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। मतलब सिंपल सा, अगर हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो यहां लिख सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। और अगर हम 7 to 14 की तरफ जाते हैं तो 14 की तरफ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेसिस मिलेंगे। तो इधर हम ये बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, इधर की तरफ जाने पे इंक्रीज होती है। तो सिंपल सा याद रखें, 0 से 7 तक एसिड आएंगे और 7 से 14 तक क्या आ जाएंगे, बेसिस आ जाएंगे। अब इस 7 की अगर बात की जाएगी तो 7 पे जो होंगे वो कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे, ठीक है। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि न्यूट्रल हमारे को कहां मिलेंगे, जब पीएच कितना हो, 7 होगा तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये जो चीजें थी ये किसके बारे में थी, पीएच स्केल के बेसिस पे थी, ठीक है। इससे रिगार्डिंग आपको पीएच की वैल्यूज जो हैं उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो पीएच वैल्यूज आपको रिमेम्बर करना है, लर्न करना है। तो आपके पास जो भी आपके पास बुक हो, उस बुक के अंदर जो पीएच वैल्यूज हैं, जैसे अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग पीएच वैल्यूज हैं, तो उनको आपको वहीं से याद करना है, उनको एक तरीके से रटना है, ऐसे याद रखें। तो इसलिए हम यहाँ पे उनके बारे में ज्यादा टाइम बिगाड़ नहीं रहे, हम सिंपल सा देखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, पीएच जो है उसका डेली लाइफ में क्या यूज है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सिंपल सा ऐसा देखें कि पीएच इन डेली लाइफ, ठीक है। पीएच स्केल के बाद में हम बात कर रहे हैं पीएच इन डेली लाइफ, मतलब हमारे जो डेली लाइफ है उसमें पीएच का कहाँ यूजेज है, तो यूजेज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ हम पढ़ रहे हैं। अब सिंपल सा ऐसे याद रखें, हमारे को जो जो चीजें हमारे को ध्यान होनी चाहिए वो क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट जो चीज है वो है कि जो ह्यूमंस होते हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं वो अप्रोक्स 7 to 7.8 पीएच के बीच में वर्क करती है। तो आप सिंपल लिख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी वर्क्स बिटवीन pH रेंज 7 to 7.8। सिंपल सा याद रखें कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो pH रेंज 7 to 7.8 के बीच में वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी एसिड रेन होगी तो एसिड रेन जब होती है तो उसके अंदर पीएच जो होती है, मतलब जो वाटर होता है एसिड रेन के अंदर, उस वाटर की पीएच जो होती है वो 5.6 से कम हो जाती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। क्योंकि सिंपल से अगर बात करें तो 5.6 कब आएगा, पीएच रेंज कब आएगी, 0 to 7 के बीच में आएगी, और 0 to 7 के बीच में अगर आ रही तो वो कैसा आएगा, एसिड आएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि एसिड रेन कब होगी, अगर एसिड रेन होगा तो एसिड रेन के अंदर वाटर का पीएच कितना होता है, तो वाटर पीएच जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 5.6 और लेस, मतलब 5.6 या उससे
कम अगर हो जाता है तो उसको हम कैसा बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो अगर हम सॉइल की बात करें, ठीक है, तो सॉइल जो होता है उसका पीएच जो होता है वो 7 से मोर होता है। मतलब सिंपल सा ये बात करें कि हम सॉइल जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर की होती है। तो सॉइल अगर बेसिक नेचर का होता है तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम बेसिक सब्सटेंसेस अगर उसमें ऐड करते हैं तो उसकी फर्टिलिटी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सिंपल सा याद रख सकते हैं हम कि द पीएच रेंज ऑफ pH ऑफ सॉइल इज मोर देन 7 लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप ये देखते हैं कि जब एसिड रेन होता है तो वो क्या करता है, सॉइल को नुकसान पहुंचाता है। क्यों नुकसान पहुंचाता है, क्यों, सीधी सी बात है, वो कैसा आ रहा है, एसिडिक आ रहा है, और एसिडिक आ रहा है तो सॉइल कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। और अगर बेसिक नेचर का होता है तो सॉइल को इजीली क्या कर सकता है, वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, और न्यूट्रलाइज करेगा तो जो ग्रोथ रेट है सॉइल की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट जो है वो सिंपल सा ऐसे याद रखें कि ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी में जो हमारा स्टोमक होता है उसके अंदर जो पीएच है वो 7 से कम होता है, मतलब लेस देन 7 होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे स्टोमक जो होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जिसके अंदर HCl होता है, और HCl जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक होगा तो जो हमारे पीएच रेंज होगी वो कैसी होगी, लेस देन 7 होगी। तो सिंपल सा लिख सकते हैं हम कि पीएच वैल्यू इन स्टोमक कितना होता है, तो लेस देन 7, लेस देन 7। ठीक है, रीजन आप लिखना चाहें तो रीजन लिख सकते हैं, किसकी वजह से, HCl की वजह से। ठीक है, HCl जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, पीएच वैल्यू हमारे स्टोमक की कितनी होती है, लेस देन 7 होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सीधा सा ये लिख सकते हैं हम कि बहुत सारे लोगों के आपने देखा होगा कि दांत जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, टूटते कैसे हैं, सिंपल सा, एक तो दांत उखड़ता है, एक टूटता है। उखड़ने का तो रीजन सिंपल सा है कि जैसे जैसे एज ग्रोथ होती है तो एज जैसे जैसे बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग बच्चों के दांत तो अलग टूटते हैं, फिर बड़ों के दांत और अलग से टूटते हैं, मतलब उखड़ते हैं। लेकिन जब टूटने की बात की जाए, दांत अगर बीच में से ब्रेक हो रहा है, मतलब बीच में से अगर टूट रहा है तो वो किस वजह से होता है, तो हमारे माउथ जो होता है उसके अंदर अगर एसिड बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हमारे माउथ के अंदर एसिड बढ़ जाता है तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा कि दांतों का टूटना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब दांत जो होंगे, हमारे टीथ जो होंगे वो बीच में से ब्रेक होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH of mouth is less than 7, या फिर लेस देन, मतलब 7 से कम तो होगा ही, एसिडिक नेचर होना चाहिए, लेकिन उसमें भी एसिड कितना ज्यादा बन जाना चाहिए, तो वो सिंपल सा याद रखें 5.5 pH से भी अगर कम हो रहा है तो कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थी किसके बारे में, पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है वो है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सारे नेम से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन नेम जैसा है, नेम में जो है उसमें इतना जोरदार कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सीधा सा याद रखें बफर सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहली बात तो बफर सॉल्यूशन को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें सिंपल सा जो याद रखना है वो केवल इतना सा याद रखना है कि बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड मिला ले
या स्मॉल अमाउंट में बेस मिला दें तो उसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, बफर सॉल्यूशन बोल देते हैं। सिंपल सा याद रखें, द सॉल्यूशन विच remains unaffected by small quantity of acid और बेस। मतलब सिंपल सा क्या याद रखना है कि ऐसा सॉल्यूशन जो अगर हम स्मॉल क्वांटिटी एसिड की मिला रहे हैं या स्मॉल क्वांटिटी बेस की मिला रहे हैं और उनसे मतलब एसिड और बेस को मिलाने से उसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या गिना जाएगा, बफर सॉल्यूशन गिना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मतलब इस बफर सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आप सीधा सा याद रखें कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो सेम सब्सटेंस है या सेम एसिड या सेम बेसिस से तैयार किया जाए उसको हम क्या बोलेंगे, बफर सॉल्यूशन। जैसे आप ऐसे देखिए कि आपके पास कोई एसिड है, कौन सा एसिड, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक में भी कौन सा है, एथेनोइक एसिड है। तो एथेनोइक एसिड जो है अगर हम इसका सॉल्यूशन इसी के सॉल्ट के साथ में बना ले, ठीक है, इसी के सॉल्ट के साथ में अगर बना रहे हैं जैसे CH3COONA, ठीक है, सोडियम एथेनोएट। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ये तो इन दोनों में केवल चेंजेस इतना, ये एसिड है और ये इसी एसिड का क्या है, सॉल्ट है। अगर इस तरीके से कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा तो वो सॉल्यूशन कैसा गिना जाएगा, बफर सॉल्यूशन गिना जाएगा। इसमें आप ये याद रखिए कि जब भी बफर सॉल्यूशन है तो उसमें आप अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड मिला रहे हैं या स्मॉल अमाउंट में बेस मिला रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर वैसे बाइक में भी होते हैं ना, कार में होते हैं। तो उन इंडिकेटर का मीन क्या होता है कि आपको कहीं अगर मुड़ना है तो मुड़ने के लिए आप क्या करते हैं, इंडिकेटर देते हैं। ठीक है, ताकि अगला समझ जाए कि आप किस तरफ मुड़ना चाह रहे हैं। तो यहां पर उस इंडिकेटर से थोड़ा सा अलग है, केवल बस यहां पर भी क्या है, आपको इंफॉर्मेशन तो देनी है, लेकिन इंफॉर्मेशन यहां पर कौन देगा कि इंडिकेटर को हम यहां पर इस तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, एसिड और बेस का पता लगाते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, इंडिकेटर बोल देते हैं। जो हमारे को इंफॉर्मेशन देंगे कि ये जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं वो कैसा है, एसिड है या बेस है, उसको हम क्या बोल देंगे, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर के लिए हम लिख सकते हैं कि इंडिकेटर आर सब्सटेंस विच आइडेंटिफाई एसिड और बेस। मतलब एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब इंडिकेटर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, आपको केवल इनके नाम याद रखने या फिर इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आपके पास में क्या क्या इंडिकेटर हैं, तो ऐसे याद रखिए, एक तो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल इंडिकेटर उनको बोलेंगे, ऐसे इंडिकेटर होंगे जो नेचर से हमारे को मिलते हैं। तो नेचर से हमारे को जो इंडिकेटर मिलते हैं उसके अंदर एग्जांपल्स में आपको सिंपल सा, एक तो लिटमस पेपर, ठीक है, दूसरा आप याद रखें टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक मीन्स हमारे जो घरों में यूज होती है हल्दी। ठीक है, तो हल्दी और लिटमस पेपर ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, केवल नाम याद रखें काफी है आपके लिए। उसके बाद एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर।
ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर का मीन्स क्या होगा कि ऐसे इंडिकेटर जो क्या करते हैं, इंसान बनाते हैं, ठीक है। मैन मेड जो होते हैं उनको सिंथेटिक बोलते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर जो है वो कौन कौन से हैं, तो जो आप लेबोरेटरी वगैरह में यूज करते हैं, एक तो फिनोप्थेलिन यूज करते हैं, ठीक है, फिनोप्थेलिन यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन ये दोनों क्या हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। तो इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर में ये पता होने चाहिए। उसके अलावा कुछ इंडिकेटर और भी होते हैं, तो उनको आपको याद नहीं रखना है, बस आप सुन लें कि क्या है। कि आप ऐसे देख सकते हैं कि कभी कभी कुछ इंडिकेटर ऐसे भी होते हैं जो किससे, स्मेल से पता लगाते हैं। तो स्मेल से पता लगाने वाले इंडिकेटर जो होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, स्मेल इंडिकेटर। और वो इंडिकेटर कौन से हैं, तो वो आपके पास में आ जाएंगे। प्याज जो है, मतलब जो अनियन है, वो क्या है, स्मेल से पता लगाने वाला इंडिकेटर है, ठीक है। ऑर्डर जो होगी उससे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। ये इंडिकेटर का पोर्शन हुआ। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो पॉइंट्स ये हैं कि जितने भी मतलब अलग अलग हम देख लेते हैं, ठीक है। स्पेशल पॉइंट्स ही है मान सकते हैं आप। तो पॉइंट्स जो है उसके अंदर यह है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, कोई भी मेटल है उससे अगर आप ऑक्साइड बना रहे हैं, तो मेटेलिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड, उनका नेचर जो होता है वो कैसा होगा, तो वो नेचर जो होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। तो सिंपल सा आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो अब मेटेलिक ऑक्साइड की बात हो गई, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मेटेलिक ऑक्साइड अगर बेसिक होता है नेचर में, तो आपको ये याद रखना है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कभी सुना होगा कि, ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज भी करते हैं और इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। आप स्टिंग होते हैं, स्टिंग का मतलब जो डंक होते हैं, ठीक है। डंक का मतलब ऐसे याद रख सकते हैं जैसे चींटी का डंक है, मधुमक्खी का डंक है, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट जो होते हैं उनके स्टिंग जो होते हैं, मतलब जो डंक ये मारते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। इसलिए जब भी आपको मधुमक्खी काट लेती है तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, लोहे का कुछ मेटल का टुकड़ा लेते हैं, उसको आप जिस जगह पे काटा है वहां पे क्या करते हैं, घिसते हैं। क्यों घिसते हैं, तो सिंपल सा याद रखें कि मेटल अगर होगा तो उसका ऑक्साइड जो है वो कैसा होता है, नेचर में बेसिक होता है। और आपको जो काटा है उसमें क्या था, एसिड था। तो जब आप उसको उसके ऊपर घुमा रहे हो कंटिन्यूअस, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या हो रहा है, जब घुमा रहे हो तो वो बेस और एसिड आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करेंगे तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो इस वजह से क्या करते हैं, मेटल के टुकड़े को आप घुमाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा कि जो कॉपर वेसल्स है, मतलब कॉपर के बर्तन जो होते हैं और ब्रॉन्ज के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर आपने सुना होगा कि जो खट्टी सब्सटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, मतलब जो सॉर सब्सटेंसेस होते हैं, उनको इनके अंदर नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है, तो सिंपल सा याद रखें कि जो कॉपर वेसल्स है, ठीक है, ब्रॉन्ज वेसल है, तो इनका नेचर सिंपल सी बात है, और मेटल है,
मेटल जो होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, और अगर आप उसमें सॉर सब्सटेंसेस रख रहे हैं, मतलब खट्टी चीजें रख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो एसिडिक होगी, क्योंकि खट्टी चीजें हैं। खट्टी चीजें आपने एसिड के अंदर पढ़ा है कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर होते हैं। यहाँ पर जो कर्ड है वो कैसा है, खट्टा है, ठीक है, खट्टा है तो उसका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। और अगर आप एसिड को बेस में रख रहे हो, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, और रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे तो पॉइजनस सब्सटेंस बनाते हैं। यहाँ पे सॉल्ट पर जो सॉल्ट और वाटर प्रिपेयर होता है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनता है वो कैसा होता है, नेचर में पॉइजनस होता है। तो इस वजह से हम जो सॉर सब्सटेंसेस हैं उनको कॉपर के वेसल्स में नहीं रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान होगा कि जब भी मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, तो मेटल कभी भी अगर एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो आपको ये याद रखना है कि यहां पर सॉल्ट बनेगा, लेकिन साथ में वाटर नहीं बनेगा, साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीज बहुत सी बार डायरेक्टली पूछी गई है कि मेटल और एसिड अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। तो सीधा सा ध्यान रखें, सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, और इसके बाद जो हमारे पास कुछ टॉपिक बचे हैं, उस टॉपिक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको और बता देता हूं। तो वो टॉपिक ये है कि एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है। तो एसिडिटी और बेसिसिटी में आपको सिंपल सा याद रखना है, ठीक है। वो चीज ये है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एसिडिटी की। तो एसिडिटी में सिंपल ये याद रखें कि अगर आपके पास में जैसे HCl है, ठीक है, अब अगर मैं इस HCl को रिएक्ट कराना चाहूं, ठीक है, मैं अगर इसको रिएक्ट कराना चाहूं तो मेरे पास कितने बेस वाला मतलब कितने OH वाला सब्सटेंस होना चाहिए, केवल एक वाला, क्योंकि ये जब रिएक्ट करेगा तो ये कितने H+ डोनेट कर सकता है, केवल एक, ठीक है। तो यहां पर अगर एसिड है, ठीक है, हम दोनों टॉपिक एक साथ ले रहे हैं, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ठीक है। सिंपल सा याद रखें कि अगर HCl यूज कर रहे हैं और HCl में H कितने डोनेट हो सकते हैं, H+ कितने डोनेट हो सकते हैं, केवल एक। तो अगर हम एसिड यूज कर रहे हैं तो एसिड के लिए तो हम क्या बात करेंगे, बेसिसिटी की। तो बेसिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। अगर इसी की जगह पे हमने H2SO4 लिया होता तो यहां पर H+ डोनेट कितने हो सकते थे, 2 डोनेट हो सकते थे। तो इसलिए इसकी बेसिसिटी जो होती वो कितनी होती, 2 होती, ठीक है। और अगर इन्हीं की जगह पे हम बेस यूज कर लें, मतलब जैसे मान लीजिए हमने यूज करा NaOH, ठीक है। अगर NaOH यूज कर रहे हैं तो इस NaOH के अंदर OH कितने डोनेट हो सकते हैं, केवल एक। और अगर केवल एक OH डोनेट हो सकता है तो ये बेस है, और बेस के लिए हम डिफाइन क्या करेंगे, एसिडिटी। तो बेस के लिए एसिडिटी कितनी, इस NaOH के लिए एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 1। अगर इसकी जगह पे हमने MgOH होल ट्वाइस लिया होता तो यहां OH डोनेट कितने हो सकते थे, 2। तो यहां पे इसकी एसिडिटी कितनी होती, 2 हो जाती, ठीक है। इसकी एसिडिटी 2 हो जाती है। तो सिंपल सा आपको याद इतना सा रखना है कि जब एसिड की बात कर रहे हो तब तो बेसिसिटी आएगी, और जब बेस की बात कर रहे हो तब एसिडिटी आएगी। और कौन कितना डोनेट कर सकता है, मतलब वास्तव में कौन किसके साथ कितने रिएक्ट करा सकता है, तो यहाँ H+ 1 डोनेट होगा तो बेसिसिटी 1, 2 डोनेट होंगे तो बेसिसिटी 2। इधर OH अगर 1 डोनेट होगा तो एसिडिटी 1 होगी, और 2 डोनेट होंगे तो एसिडिटी 2 हो जाएगी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और जो टॉपिक बच रहे हैं उनको आप अपने बुक से, मतलब टॉपिक जो बचे हैं वो एसिड के यूजेस, बेस के यूजेस और सॉल्ट के यूजेस। तो ये यूजेस जो हैं, ये पोर्शन जो है वो समझाने का पोर्शन, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आप उन्हें खुद याद करें।
और आज की क्लास यहीं पे हम ओवर करेंगे। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।